हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टी20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो गया है और टीम इंडिया के लिए एक थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली खबर जो है ना वो आई है, क्योंकि टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी, देख रहे हैं तस्वीर आप वॉल के ऊपर, चोटिल हो गए, सर्जरी हुई है। अब टाइमली फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर जो है वो सवाल यहाँ पर बना हुआ है। साथ में अगर वो नहीं होते हैं तो फिर किसको ये जगह मिलेगी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले आपको 5 टी20 मैचेस खेलने हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके अंदर भी तिलक वर्मा टीम का हिस्सा थे। इनफैक्ट दोनों टीमें सेम थी जो चुनी गई थी। तो बताया जा रहा है, ऐसी बातें हैं कि भाई श्रेयस अय्यर को जो है वो जगह मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि उनका परफॉर्मेंस भी कैसा रहता है। अभी ओडीआई सीरीज में वो खेलते हुए नजर आएंगे। साथ में इस मिक्स में ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, जिनका नाम चर्चा में इसलिए भी आ गया क्योंकि बाबर आजम का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। वीएचटी में वो खेल रहे हैं और उनका भी नाम जो है ना वो कंटेंशन में जरूर यहाँ पे रहेगा। सिडनी टेस्ट मैच की बात करेंगे। बेन स्टोक्स ने क्या कहा, हारने के बाद 4-1 से ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली है। स्कोर लाइन ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गए, दबदबा ऑस्ट्रेलिया का दिखाए, मुश्किल में इंग्लैंड टीम नजर आई है। और कप्तान साहब जो है, जो हमेशा से अपनी रणनीति, अपनी सोच को सही बता रहे थे, उनका कहीं ना अब मन बदला है। बोल रहे हैं आत्ममंथन की जरूरत जो है ना वो लगता है आ गई है। चलिए जी, मगर शुरुआत जो है वो इस सर्जरी की खबर के साथ ही करते हैं, तिलक वर्मा की। उसके बाद जो है आपको आगे की इंफॉर्मेशन बताएंगे। बल्लेबाज तिलक वर्मा की राजकोट में जो है ना वो सर्जरी हुई है। ग्राफिक्स दिखा दें। 7 जनवरी की सुबह नाश्ते के बाद उनको ना पेट के नीचे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। विजय हजारे खेलते हुए तिलक वर्मा को चोट लगी थी। तिलक वर्मा की जो है वो टेस्टिकुलर ट्राइशन की समस्या जो है ना उनको यहाँ पर हुई है। और जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया गया राजकोट के, वहाँ पर दर्द इतना ज़्यादा था कि बोला भाई सर्जरी करनी पड़ेगी। बीसीसीआई के मेडिकल टीम से भी सलाह ली गई। बहुत कोई भारी उस तरीके की सर्जरी होती नहीं है, कैपेबल था वो, हॉस्पिटल टेकन केयर उसने किया, सर्जरी हो गई, सफल सर्जरी जो हो गई है। मगर बात यह है कि इस इंजरी से उबरने में रिकवरी प्रोसेस जो है उसमें 3 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। और फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है 7 फरवरी से जो है मेरे ख्याल से चालू है टी20 वर्ल्ड कप। और उससे पहले जो है टी20 के आपको मैचेस खेलने हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो भाई टी20 वर्ल्ड कप तो चलो जब आएगा तब आएगा, उससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस है उसमें तो फॉर श्योर ये नजर आ रहा है। आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है कि तिलक वर्मा वहां पर नहीं खेल पाएंगे, जो कि एक झटका है, बड़ा झटका है। और उसको आप आधिकारिक तौर पर भले ही कहा ना गया हो, लेकिन हम अपने सब्सक्राइबर्स को जिस तरह से जिम्मेदारी से बात करते हैं, कह सकते हैं कि वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो जो 5 मैचेस की सीरीज है जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, वहां तो उनको भूल जाइए। अब बात ये हो जाती है कि यहां से लेकर अब लगभग 1 महीने का वक्त है आपके पास। असल में कुणाल, हम और आप सर्जरी से इतना डरते क्यों हैं? मतलब छोटी सी भी सर्जरी हो तो सर्जरी होती है, उसकी एक रिकवरी का प्रोसेस होता है, उसमें एक टाइम लगता ही लगता है। तो वो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पर आप सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठ सकते हैं। और ये भी संभव नहीं है कि जो सर्जरी है जिसका रिहैब या जिससे रिकवर होने में आपको पहले रिकवर फिर रिहैब, जिसमें मान लेते हैं 4 हफ्ते लगते हैं तो वो 2 हफ्ते में हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिला जुलाकर जो शब्द आपने इस्तेमाल किया उसी को मैं भी इस्तेमाल करूंगा कि बड़ा झटका है। क्योंकि जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस मैच्योरिटी से खेलते हैं, मतलब प्रोबेबली करियर उतना लंबा नहीं है अगर आप देखें अभी तो, लेकिन उस मैच्योरिटी से खेलते हैं कि लगता है कि शायद इस टीम में, खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में, वो कई बरस से खेल रहे हो। क्योंकि इस फॉर्मेट को उन्होंने साधा भी है। इस फॉर्मेट में उनको कब अपने गियर को बढ़ाना है, कब स्पीड बढ़ानी है रनों की, कब रनगति धीमे थोड़ा वेट करके चलना, ये सब उनको आता है। तो भारत के लिए झटका। लेकिन फिर वही बात है कुणाल, अगर आप मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो इसका क्या ही करेंगे? मतलब बड़े टूर्नामेंट से पहले मैंने देखा है हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक आध टीम इस तरह का ब्लो जो है उसको झेलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार इंडिया के साथ हुआ है। बिल्कुल जी, तिलक वर्मा वही खिलाड़ी है। एशिया कप के फाइनल में तिलक वर्मा ने 69 रनों की शानदार पारी खेली थी और अहम रोल जो है उसमें अदा किया था। चलिए एक बार उनका ना आंकड़े भी दिखा देते हैं इस फॉर्मेट में। वो आंकड़े बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से वो इस फॉर्मेट के अंदर ना रच बस गए और इसी कारण वो इंटरनेशनल रैंकिंग में भी अगर आप देखें तो नंबर 3 के खिलाड़ी हैं। तिलक का टी20 करियर 40 मैचेस हैं, 1183 रन है, स्ट्राइक रेट 145 का है, शतक 2 उन्होंने लगाए हैं और अर्धशतक 6 उनके नाम है। एक रिलायबल बैट बन के जो है ना वो इस फॉर्मेट के अंदर
टीम इंडिया के लिए उभरे, और ख़ास तौर पर जब से पिछले एक साल में कप्तान साहब का, सूर्या का बल्ला नहीं चल रहा था, तो तिलक वर्मा ने उसको कवर अप करने की भूमिका जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो निभाई है। चलिए जी, अब तिलक वर्मा का जैसे प्रोसेस जो है वो तो फॉलो करना ही होगा, और एक प्रोसेस बीसीसीआई का भी होता है कि अगर कोई इंजरी से आता है तो फिर उसको रीहैब, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट और वो सब भी फॉलो जो है वो करना पड़ता है। उसको भी अगर आप एक्सपीडाइट कर सकते हो, उसको बाईपास नहीं कर सकते। अब आप, वो शुभमन गिल के केस में भी ऐसा हुआ था कि एक्सपीडाइट हो सकता है, बाईपास नहीं हो सकता। चलिए जी, अब अगर वो नहीं रहते, लेट्स से कि नहीं रहते, तो फिर क्या चर्चाएं जो है वो चल रही हैं कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो पाते तो तिलक के T20 वर्ल्ड कप खेलने पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। 7 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर होना तय है। श्रेयस अय्यर का नाम चल रहा है जी कि श्रेयस अय्यर की T20 टीम में जो है वो एंट्री हो सकती है। वनडे सीरीज के लिए वो फिट हो चुके हैं। उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने हरी झंडी दे दी है कि वो वनडे सीरीज में यहां पर खेल सकते हैं। इससे पहले हम श्रेयस अय्यर पर बात करें, एक बार उनके आंकड़े भी दिखा देते हैं, ठीक है। एक बार आंकड़े दिखाई दी श्रेयस अय्यर ने T20 करियर में क्या किया। हालांकि अब मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए, 2023 दिसंबर में उन्होंने खेला था, उसके बाद से ये तो फोटो ही गलत लगा दी है। कोई बात नहीं, अब ये आंकड़े जो है हटा लें, ठीक है। श्रेयस अय्यर के आंकड़े मैं बता देता हूँ। 51 मैचेस हैं, 1104 रन है, स्ट्राइक रेट 136 का है, और शतक कोई नहीं लगाया, अर्धशतक 8 उनके नाम हैं। तो श्रेयस अय्यर जिन्होंने मतलब दिसंबर 2023 में आखिरी T20 मैच खेला था, उसके बाद से नहीं खेला है। लगभग अगर देखें सर, स्ट्राइक रेट 136 का है, मगर हुआ क्या है कि जब से उन्होंने नहीं खेला उसके बाद अगर हम पिछला सीजन IPL देखें, उसको कंसीडर करें तो वहाँ पे 175 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। अगर वो फिट हो जाते हैं, मुझे लगता है BCCI को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप श्रेयस अय्यर के बारे में सोच रहे हो कि भाई चलो आपने देख लिया फिट है, फाइन है, स्किल पर कोई कमी नहीं है, मगर इस ODI सीरीज में अगर एक आधी अच्छी पारी आ जाती है ना, तो फिर आप उनको T20 टीम के अंदर भी एंट्री वहाँ पर दे सकते हो। स्किल पे कोई डाउट है नहीं, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, IPL में उन्होंने साबित किया हुआ है, हर जगह साबित किया हुआ है। एक एप्ट रिप्लेसमेंट होंगे, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे, मैं कहूँगा इवन ए बेटर रिप्लेसमेंट होंगे एक्सपीरियंस वाइज, अगर तिलक वर्मा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो जो आप एक राइडर लगा रहे हैं ना कि पहले ये जो 3 मैचेस की ODI सीरीज है उसमें एक आध इनिंग देख लें, मुझे लगता है वो देखने की जरूरत भी नहीं है। श्रेयस अय्यर ने अनफॉर्चुनेटली इस तरह के कई मैचेस मिस किए हैं जो हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि जब वो 2023 वर्ल्ड कप में जब एक तरीके से पीक पर थे वो, उसके बाद से लेकर हम 2 साल का जो लगभग समय बीता उसमें हमने देखा कभी चोट की वजह से, कभी अपने रिलेशंस ठीक ना होने की वजह से, फिर उसके बाद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना। तो कुल मिला जुलाकर एक तरीके से आप जैसे कई बार कहते हैं ना कि किसी एक खिलाड़ी को चोट लगना दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलने जैसा भी होता है। तो अब अगर तिलक वर्मा नहीं है तो जैसा आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि आप श्रेयस अय्यर को लेकर आए और इसमें कोई राइडर नहीं। मान लेते 3 वनडे मैचेस में उनसे रन नहीं बनते, वैसे तो ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते नहीं बनते तो भी आप उनको खिलाइए, क्योंकि वो मतलब वो उनके अंदर वो एक्सपीरियंस है, वो उस तरह के खिलाड़ी हैं जो चीज़ों को समझते हैं, जिनके अंदर गेम अवेयरनेस है। और जैसा आपने बताया कि IPL में जिस तरह की परफॉर्मेंस की, भाई अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए थे, मुझे याद है। तो बिल्कुल सही, बहुत ही सही फैसला होगा टीम के लिहाज से, टीम के रिजल्ट के लिहाज से। हाँ, फिर वही कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा तिलक वर्मा के लिए, लेकिन वो एक तरीके से इनके लिए मौका बनकर आएगा बड़ा T20 फॉर्मेट। बिल्कुल जी, और ऐसे ही चांसेस बनते भी हैं, ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं कि भाई कोई अवेलेबल नहीं होता, किसी को अनटाइमली एक इंजरी हो जाती है तो आपको मौका मिलता है, उस मौके पे आप चौका लगा देते हो, उसी तरीके का होता है। मोहम्मद शमी को भी तो ऐसे ही मौका मिला 2023 वर्ल्ड कप के अंदर, जब हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए, मोहम्मद शमी चल पड़े, और उनके करियर का वो हाईलाइट है कि भाई वहां पर आपके 2011 वर्ल्ड कप की जब भी टीम की फोटो आप देखते हैं उसमें श्रीशांत की फोटो दिखाई देती है। श्रीशांत तो कहीं सीन में ही नहीं थे, वहां तो प्रवीण कुमार को खेलना था, लेकिन चोट लग गई, प्रवीण कुमार बाहर हो गए, श्रीशांत आ गए। उसके बाद आज वो कहेंगे ना कि मैं वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा हूं, और कहना भी चाहिए उनको, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है। तो चोट, खेल में चोट का एक जो पहलू है वो यही है ही है कि किसी के लिए दुर्भाग्य और किसी के लिए सौभाग्य बनती है वो, और यही हुआ है यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो। बिल्कुल, चलिए जी, मगर बेस्ट ऑफ द विशेस फॉर तिलक वर्मा, जल्दी से रिकवरी करें, और अगर T20 वर्ल्ड कप से पहले रिकवर कर जाते हैं तो नथिंग लाइक इट। हाँ, मतलब शाहीन शाह अफरीदी देखिए आप, उनको भी चोट लगी थी बिग बैश में, और ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अभी जो खबरें हैं वो यही है कि साहब उन्होंने जिम शुरू कर दिया है, अपनी बैटिंग पर काम करने लगे, अगले हफ्ते से बॉलिंग भी करेंगे, और तिलक वर्मा तो बैट्समैन है, तो वो जो फिटनेस का चैलेंज एक बॉलर के लिए होता है, फास्ट बॉलर के लिए, वो उनके सामने नहीं है, तो अभी थोड़ा वेट भी करना चाहिए।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को लेकर ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भाई टीम तो वडोदरा में जुड़ गई है, वडोदरा में प्रैक्टिस टीम जो है उन्होंने किया, मगर श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत 9 तारीख की मॉर्निंग को जो है ना वो टीम के साथ जुड़ेंगे। श्रेयस अय्यर ने पंजाब के खिलाफ वीएचटी का मैच खेला था और पंजाब के खिलाफ 45 रनों की पारी उन्होंने खेली। हालांकि उसके बाद जो है मुंबई की हालत पतली हो गई। दिल्ली के आखिरी लीग स्टेज मैच में ऋषभ पंत की बारी ही नहीं आई, दिल्ली ने मैच जो है वो जीत लिया, उनकी बैटिंग ही नहीं आई। जिस मकसद से वो टीम के साथ थे कि भाई थोड़ा बैटिंग और मिल जाएगी, उसके बाद मैं टीम के साथ जुड़ जाऊंगा, वो चलो नहीं हुआ। मगर अच्छी बात यह कि उनकी कप्तानी में टीम जीत गई। दोनों खिलाड़ी दूसरे प्रैक्टिस सेशन से टीम के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। 11 तारीख को सीरीज का पहले वनडे मैच जो है वो खेला जाना है। तो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जो है सेकेंड प्रैक्टिस सेशन से जुड़ेंगे। सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रिदम में ही आ रहे हैं दोनों। श्रेयस अय्यर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई उनका तो 11 में खेलना ऑलमोस्ट निश्चित है, जिस तरीके से अब फिटनेस सर्टिफिकेट मिला है। ऋषभ पंत का ये कि भाई ऋषभ पंत तो रिजर्व विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको वैसे भी बेंच पर ही बैठना था। मगर श्रेयस अय्यर टीम के साथ जुड़ के 1-2 दिन थोड़ा सा जलप करने में लग जाएगा। अच्छा टीम के साथ माहौल है क्योंकि अभी हो गया 3-4 महीने, थोड़ा सा तो नर्वसनेस रहती है ना। आप अभी अगर आप कोई घरेलू मैच खेल रहे हो, उसके बाद टीम इंडिया से जब आप जुड़ते हो तो एक अलग सी फीलिंग जो है वो रहती है, मगर उसका इनफ टाइम जो है वो मिल जाएगा। इनफ टाइम मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि वहाँ पर 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो काफ़ी ड्रेसिंग रूम उनके साथ शेयर कर चुके हैं और दोनों इस फॉर्मेट के बेताज बादशाह हैं, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो मुझे लगता है सब अब जैसे होता है ना कि आप कई दिन बाद अपने पुराने दोस्तों से मिले जो जिनके साथ आपको एक अगली चुनौती में मैदान में उतरना है, तो वो चुनौती थोड़ी हल्की लगने लगती है। आपके अगल बगल अगर इस तरह के फेजेस हों जिन पर आपने जब भी भरोसा किया तो आपको वो रिजल्ट मिला है। तो अगर आप 2023 वर्ल्ड कप देखेंगे तो अगर आप वहां पर पिक करेंगे बल्लेबाज तो विराट कोहली को पिक करेंगे, रोहित शर्मा को पिक करेंगे, तो श्रेयस अय्यर को भी पिक करेंगे। तो वो जैसे होता है ना कि अब आप अपनी काबिलियत के साथ साथ जब दूसरे की काबिलियत को भी रेट करते हैं ना, उसको वैल्यू करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उस खिलाड़ी के लिए। तो ठीक है, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, लेकिन 2 बैक टू बैक अच्छी इनिंग्स खेल कर आ रहे हैं। एक इनिंग में उन्होंने 82 हाँ बिल्कुल हाफ सेंचुरी की और अच्छे 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से की। फिर इस मैच में भी 34 गेंद 45 रन। हाँ ठीक है, उनकी टीम हार गई 1 रन से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब वो जाएंगे उस फोल्ड में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का फोल्ड है, तो मुझे लगता है कि वहां पर उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत सारे हाथ हैं ऑलरेडी। और वो इसलिए भी है कि उनको कोई गिफ्ट नहीं कर रहा है, वो डिजर्व करते हैं, सबको पता है। मतलब रोहित शर्मा प्रोबेबली जो काम कर चुके हैं उनको लगता होगा कि हाँ यार ये एक बड़ा खिलाड़ी है, या विराट कोहली को लगता होगा कि हाँ ये बड़ा खिलाड़ी है। तो इसलिए वो जाएंगे वहां, उनको वो जो उनका ड्यू है वो रखा हुआ है, मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होने वाली है उनके बिल्कुल टीम इंडिया को मजबूत करेंगे और बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप जो है आपको ओडीआई के अंदर नजर आएगा, जहां पर आपको 3 बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर, इवन 4 मुझे राहुल को भी काउंट कर कई बार मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर, मतलब मैं तुलना बहुत अजीब कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको याद हो जब टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 6 पर आते थे वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग करने के लिए, तो होता क्या था कि लगभग वो वही समय होता था जब एक दूसरा नया बॉल लेके विरोधी टीम तैयार हो रही होती थी और आपके जो प्रॉपर बैट्समैन है वो जा चुके होते थे। भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 जा चुका होता था। उसके बाद लक्ष्मण वो नई बॉल का सामना करते थे, अपने साथ टेल एंडर्स जो थे उनके साथ वो रन्स करते थे और डिसेंट उनका परफॉर्मेंस रहा। मतलब बहुत शानदार टेस्ट प्लेयर रहे वो, जिस तरीके से हमने देखा है। श्रेयस अय्यर मुझे कुछ, मतलब यहां बॉल नहीं बदल रही है, लेकिन श्रेयस अय्यर मुझे वो उस तरह के बल्लेबाज लगते हैं कि जब आपका टॉप ऑर्डर जा चुका होता है ना, तो वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं और फिर वो निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ अपना रेपुटेशन जो उनका है उसका इस्तेमाल करते हुए, अपना गेम अवेयरनेस का इस्तेमाल करते हुए बहुत शानदार तरीके से टीम की बैटिंग को जो है वो स्ट्रेंथ करते हैं, मजबूत करते हैं। बैटिंग बड़ी डीप नजर आती है, बिल्कुल सॉलिड नजर आती है। चलिए जी, एक सॉलिड प्लेयर और हैं जिनके नाम पे चर्चा हो रही है कि भाई अगर तिलक वर्मा इन टाइम फिट नहीं हुए तो इसके बारे में भी सोचा जा सकता है और सोचने पे मजबूर कर रहे हैं वो। उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने किया क्या है हाल फिलहाल वीएचटी में? ऋतुराज गायकवाड़ ने बाबर आजम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गोवा के खिलाफ उन्होंने 131 गेंदों पर 134 रन बनाए। गायकवाड़ ने ठोका लिस्ट ए करियर का 20वां शतक और इसी के साथ उन्होंने लिस्ट ए में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 95 पारियों में 5000 रन उन्होंने कंप्लीट किए। बाबर आजम ने 97 पारियां ली थी, 5000 लिस्ट ए रन, मतलब कि 50 ओवर के मैचेस में जो रन बनाए जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, उनको अगर मिक्स कर लिया जाए तो लिस्ट ए बोला जाता है। तो गायकवाड़ की रफ्तार तेज है। वही बात है अश्विन वाली कि भाई अब गायकवाड़ को ना प्रोबेबली 2027 तक ना
थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा इससे पहले कि वो अपना स्लॉट जो है ना वो सीमेंट कर सके, क्योंकि जब तक रोहित और विराट हैं तब तक वो स्लॉट सीमेंट करना, वो स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है तो सीमेंट करोगे क्या? वहाँ पे वो जगह ही नहीं है। गायकवाड़ में कोई कमी नहीं है, उनकी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है, बाकी तो खेल के ही आदमी विराट कोहली बनता है ना। कोई लिस्टें खेल के, घरेलू क्रिकेट खेल के तो विराट कोहली बन नहीं जाएगा, मगर जब उसको मौका मिलेगा, जो रेगुलर मौका जो है ना, उसके लिए शायद थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और ये वेट सबने किया है। आप विराट का नाम ले रहे हैं, क्या विराट ने ये वेट नहीं किया? क्या ये टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने वेट नहीं किया? मतलब आप का काम सिर्फ ये है कि आप रन बनाते रहें डोमेस्टिक क्रिकेट में जब भी आपको मौका मिल रहा है, लेकिन वो जो जगह है, जिस जगह के लिए आप अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो खाली होगी तभी मिलेगी। मतलब वो 11 आप कितने भी रन बना लें, लेकिन वो 11 खिलाड़ी की जगह 12 खिलाड़ी तो खिलाए नहीं जा सकते, वो प्रावधान नहीं है। मतलब कप्तान चाह भी ले, कोच चाह भी ले, और आप कितने भी, जो बात हम वैभव सूर्यवंशी के लिए कहते हैं, ठीक है, तो मतलब वैभव सूर्यवंशी उस लाइन में बहुत पीछे खड़े, बहुत पीछे, और ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा पहले खड़े, लेकिन अभी है वो लाइन लंबी, वहां जगह नहीं है, और नहीं है तो नहीं है, जितना जल्दी खिलाड़ी समझ ले उतना अच्छा। डिपार्टमेंट में जब जगह खाली होगी तो ही मिलेगी, तो हाँ बिल्कुल, उससे पहले नौकरी लगेगी नहीं है, तो वही वाला हिसाब यहाँ वो पे तो आप देखिए ना कि जिन जगहों पर भारतीय क्रिकेट टीम में वो खिलाड़ी खेले जो 15-15, 17-17 साल खेले, तो उस एरा में उस जगह पर खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों का इंटरनेशनल करियर शुरू ही नहीं हो पाया। नहीं, क्योंकि भाई आप सचिन तेंदुलकर को हटा के कोई ओपनर रखते क्या? सही। या आप राहुल द्रविड़ के एरा में राहुल द्रविड़ को हटाकर नंबर 3 पर किसी को खिलाते क्या टेस्ट मैचेस में? तो जिस एरा में, इसलिए भी शायद कहते हैं ना कि सब कुछ के साथ साथ ये मुकद्दर भी होना चाहिए, किस्मत भी होनी चाहिए, हाँ टाइमिंग होनी चाहिए, वरना आप वही जो नाम हम अक्सर गिनाते हैं, चाहे वो विजय तेलंग का नाम हो, चाहे एमवी श्रीधर का नाम हो, चाहे उबैद कमाल का नाम हो, आशीष विष्णु जैदी का नाम हो, अमोल मजूमदार का नाम हो, लंबे नाम है, हाँ, जो विकेट लेते रहे, रन करते रहे, लेकिन उस समय जगह ही नहीं खाली थी, और टैलेंट उनमें भी था। बाकी बस तो कम से कम एक चीज है, लेकिन हाँ, तब आईपीएल नहीं था, हाँ, तो वो फाइनेंशियल उस तरह से सिक्योरिटी नहीं थी, और लोग जानते नहीं थे। हाँ, अब कम से कम आईपीएल है। अब ऋतुराज गायकवाड़ को आईपीएल से कोई नहीं हटा रहा अब, हाँ, और दूसरा आईपीएल में वो खेल के कम से कम उनका टैलेंट कहीं शोकेस तो हो रहा है, शोकेस हो रहा है, वो स्टार तो ही है, हाँ, मतलब वो स्टारडम तो उनको ही है। प्रोबेबली उस समय के प्लेयर्स जो खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी में, भर भर के रन बना रहे थे, भर भर के विकेट ले रहे थे, नाम नहीं जानते, उनको लोग जानते ही नहीं थे। हाँ। अब कम से कम ठीक है, चलो आईपीएल में खेले नहीं भी, अगर आप इंडिया तक पहुंचे तो भी आपका नाम तो लोग जान ही रहे हैं, आपको स्टेटस तो मिल ही रहा है, आप जा रहे हैं तो लोग आपसे ऑटोग्राफ तो ले ही रहे हैं। बिल्कुल, प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी जो है ना वो मिल जाती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और इंग्लैंड के पास कोई सिक्योरिटी नहीं रही है अब, ठीक है। हर तरीके की सिक्योरिटी जो थी ना उनकी ना फ्लॉप कर गई, क्योंकि वो सिडनी टेस्ट मैच भी हार गए। खबर बता देता हूं, फिर आपको बेन स्टोक्स का बयान भी सुनाऊंगा, जो बड़े बदले बदले से कप्तान साहब नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से सिडनी टेस्ट मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 160 रन के लक्ष्य को जो है वो हासिल कर लिया। 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में जीत मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से एशेज सीरीज पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की बहुत बुरी तरह हार हो गई। हुआ क्या जनाब, उसके बाद जन सैलाब जो है ना वो सिडनी में मैदान के अंदर बुला लिया गया, जो ऐसा मैंने नहीं देखा था कभी कि जो अथॉरिटीज होती है वो अलाउ कर देती है पब्लिक को कि आप जो वो टीम का जो एक वो होता है मतलब सेलिब्रेशन होता है, और साथ में जो वो अवार्ड सेरेमनी होती है, उसके लिए जो है आप जन सैलाब को, जो लोग स्टैंड्स में बैठे हैं, उनको मैदान पर बुला लें। बड़ी अच्छी बात यह कि लोगों ने भी बड़े डिसिप्लिन से आके खड़े होकर आराम से भगदड़ नहीं मचाई कि भैया यहाँ 50,000 आदमी, 10,000 आदमी जो भी है वो आ गया मैदान पर, तो उसने भगदड़ नहीं मचाई, आराम से देखा, तालियां बजाई, सब कुछ अच्छा सा हुआ, और उसके बाद जो है वो वहाँ से चले गए। मगर चलिए, इसके साथ हुआ क्या कि इंग्लैंड की हार हुई। कुणाल, आप इस पे उनके बयान पर आए उससे पहले बता देता हूँ कि ये कल्चर का फर्क है। हाँ। मुझे याद है 2008 में जब टेस्ट सीरीज कवर करने में गया था, मतलब जिसको 17 साल हो गए अब लगभग, जिसमें मंकी गेट एपिसोड हुआ। जब आधे घंटे का गेम बीच में रुकता था ना, लंच के समय या टी के समय, तो उस समय मैदान में मौजूद जितने बच्चे होते थे छोटे, ठीक है, वो अपने बैट बॉल लेके आए होते थे अपने घरों से, और उनके लिए वो मैदान खोल दिया जाता था, वेदर इट इज सिडनी और मेलबर्न और एडिलेड और ब्रिस्बेन, जो भी नाम आप सोच लीजिए, ठीक है ना, और वो वहां जाके खेलते थे बाकायदा, प्रॉपर, ठीक है। और जब वो मैच का समय शुरू होने से 2 मिनट पहले उनको बताया जाता था कि थैंक यू सो मच, वो चले गए थे। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण बताता हूं, जब दुनिया में नए साल की शुरुआत होती है, सबसे पहले न्यूजीलैंड में होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर बहुत जबरदस्त आतिशबाजी होती है, जश्न होता है, जो हम हमेशा टीवी पर देखते हैं। वहां पर जब मैं गया था देखने एक बार, तो मैंने देखा कि कई लाख लोग रहे होंगे वहां पर, पूरा हार्बर भरा हुआ था।
लेकिन जब वो आतिशबाजी खत्म हुई तो वहां से जिस तरह से पब्लिक गई, ये अपने आप में तमाम देशों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे आप भीड़ को कंट्रोल करते हैं। उस दिन जितनी शहर की बसें होती हैं वो लाइन से लगती हैं और उसमें कोई ये नहीं होता कि जी ये आजादपुर मंडी जाएगी, रोहिणी जाएगी और ये आजाद यहां नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी। हर बस हर जगह जाएगी और फिर वहां पर हर बस के सामने एक मार्शल खड़ा होता है। बस में अगर 30 लोग की जगह है तो 31वां आदमी नहीं जाता, 30 आदमी बैठते और बस लेके चली जाती है। इतना स्मूथ होता है ना, इसलिए मुझे वो कम से कम चौंक नहीं रहा था मैं जब वो जन सैलाब आया। उनके लिए बड़ा एक अचीवमेंट था, जीत थी, उन्होंने सेलिब्रेट किया। बिल्कुल जी, और ये थोड़ा सा ना इसमें पब्लिक को भी श्रेय है कि भाई वो बिल्कुल तमीज काफी से- श्रेय है। हाँ, मतलब कि बिल्कुल वो डिसिप्लिन से और हर एक का ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, अपने देश का ख्याल रखते हैं, अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। चलिए जी, अब बेन स्टोक्स की बात कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको बेन स्टोक्स ने क्या बोला इस हार के बाद। अभी सही तरीके से आत्ममंथन करने का समय नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास अगली टेस्ट सीरीज से पहले काफी लंबा ब्रेक है, इसलिए हमारे पास हर चीज पर विचार करने के लिए अच्छा समय होगा, ना सिर्फ इस सीरीज पर बल्कि इससे पहले की सीरीज में भी जो कुछ हुआ उस पर। जून में जब हम इंग्लैंड में अपनी अगली टेस्ट सीरीज खेलेंगे तो उम्मीद है कि हम अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो कम से कम एक एक्सेप्टेंस तो आ गई। पहले तो ये एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, पहले तो ये था कि हम रेवोल्यूशनाइज कर देंगे, मतलब आंदोलन कर देंगे, मतलब आंदोलन ला देंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अब वो आंदोलन कम से कम ध्वस्त हुआ और उसमें अब वो एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि जो हम कर रहे थे उसमें कुछ तो गलतियां हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो आप बेसबॉल खेले जा रहे हो, ना आप WTC के फाइनल में पहुंच रहे हो, ना आपकी टीम टॉप 3 में लैंड अप कर रही है, हो कुछ रहा नहीं है, सिर्फ बातें ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही थी। और अब उसका टाइम जो है ना मेरे ख्याल से चला गया है। उसको बेन स्टोक्स ने भी रिकग्नाइज कर लिया कि अब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, और ECB के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो CEO हों, चाहे और भी जो बड़े क्रिकेट डायरेक्टर्स हों, उन्होंने भी ये इंडिकेट कर दिया है कि ठीक है आपकी जान बची हुई है इसीलिए क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज है नहीं। हाँ। और अभी आपको कोई छेड़ना नहीं चाहता, वरना ये जो परफॉर्मेंस है 4-1 की, ये बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस है और इन्होंने तो माना ही माना है, मतलब बेन स्टोक्स से तो माना ही माना है। ब्रेंडन मैककलम भी मान रहे हैं कि अब अगर टीम के साथ बने रहना, अभी 2 साल का उनका करार है, हाँ। लेकिन वो उस करार में बने रहेंगे, इसके लिए जरूरी है कि वो थोड़ा सा ट्वीक करें, अपने अपने तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं। वो कई बार आप जिसको हम लोग कहते हैं ना बातचीत में कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच बहुत थिन लाइन का, बहुत बारीक लाइन का फर्क होता है। संभवतः वो बारीक लाइन जो है ना वो कभी कभी शुरुआत में तो कभी कभी उसको वो पहचानते थे, मतलब ये कोच और कप्तान के तौर पर इस जोड़ी ने, बाद में उसको पहचानना ही छोड़ दिया, बाद में वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही रहे। यही वजह है कि बेन स्टोक्स आप देख लीजिए, गेंदबाजी करने आते हैं तो अलग बेन स्टोक्स दिखते हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने आते हैं तो अलग दिखते हैं। ये मैच आराम से इंग्लैंड की टीम बचा सकती थी लेकिन नहीं बचा पाई। और क्यों नहीं बचा पाई? क्योंकि आपके कप्तान ने गेंदबाजी में तो कंट्रीब्यूट किया, बल्लेबाजी में कुछ किया ही नहीं। तो पहली इनिंग में शायद 0 पे आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में 1 रन पर आउट हो गए। तो जब आप कप्तान होकर अपनी टीम को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो फिर चीजें ऐसे ही चलेंगी। बिल्कुल जी, और कुछ खिलाड़ियों को बदलने का भी वक्त जो है ना आ गया है, सोच बदलने का वक्त आ गया कि किन खिलाड़ियों को बैक किया जाए, किन को ना बैक किया जाए। हमेशा जो है ना वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले खिलाड़ी आपको नहीं चाहिए होते, थोड़े से शांत स्वभाव के भी टेस्ट क्रिकेटर आपको चाहिए होते हैं, जो आपके पास हैं, मगर उनको भी आप बदलने पे उतारू रहते हो। तो सोच को बदलने की ज़रूरत यहाँ पर आ गई है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।